हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सब बढ़िया होंगे, उम्मीद यही करता हूं मैं। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये लास्ट क्लास में मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया था कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी। तो आज हम इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। कुल फुल कुछ फुल क्वेश्चन भी हम करेंगे कि अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है इनकम हाउस प्रॉपर्टी के निकालने के लिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। बाकी तो मैंने जो सेल्फ मेड इलेक्ट्रेशंस होते हैं वो मैंने आपको साथ के साथ लिखा दिए थे। आप जब पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो जो नोटबुक मैं तैयार करा रहा हूँ खाली उसे पढ़ के चले जाइएगा, कुछ और देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार पहले इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल को हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है नोट में। If any SSC had taken a loan or advance for the purchase, construction, renovation, addition, alteration, substitution or repair etc. of the house property, interest on such loan shall be allowed to be deducted under section 24B। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें कि सर हमने तो सुना था परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउड होता, रेनोवेशन एडिशन के लिए अलाउड नहीं होता। ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को। जो क्वेरी मैंने आपके सामने रखी है कहीं इसमें तो आपको नहीं लग रहा कि जो मैं कह रहा हूँ कि खाली परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउड होता है, बाकी चीज़ों के लिए अलाउड नहीं होता। जल्दी से जवाब भेजिए अपने कि ऐसा तो नहीं लगा आपको अभी तक, या सभी चीज़ों के लिए अलाउड होता है। जल्दी से जवाब दीजिए अपने। चलिए, नहीं लगा। फिर भी मैंने अपनी तरफ से क्वेरी उठाई आपके लिए कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल सभी चीज़ों के लिए अलाउड होता है। फर्क क्या है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उस केस में परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने उधार ले रखा है तो उसमें जो लिमिट है इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल अलाउड होने की वो 2 लाख तक हो जाती है। अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर आपने उधार ले रखा है तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की लिमिट हो जाती है वो 30,000 हो जाती है। केवल इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस केस में ये भी फर्क नहीं रह जाता, और चाहे वो परचेज के लिए लिया हो उधार, चाहे आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, चाहे रेनोवेशन के लिए लिया हो, चाहे एडिशन के लिए लिया हो, चाहे अल्ट्रेशन के लिए लिया हो, चाहे सब्सिट्यूट किसी भी चीज़ के लिए लिया हो, सभी के लिए फुल इंटरेस्ट अलाउड होगा अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में जरूर इन दो टर्मोलॉजी का यूज अलग हो जाता है कि अगर आपने परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख तक हो जाती है, और अदरवाइज आपकी जो लिमिट है 30,000 हो जाती है। तो अगर कोई कंफ्यूजन भी होगा तो अब दूर हो जाना चाहिए। खैर, तो लोन सेल बी अलाउड, loan shall be allowed to be deducted under section 24B from NAV, and interest is allowed on due basis but only simple interest is allowed, that is interest on interest is not allowed। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करे तो वो अलाउड नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगता है? अगर पिछले साल का आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो उसे भी प्रिंसिपल में जोड़ के इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया, तो दैट इज नॉट अलाउड। द एसएससी कैन टेक एनी नंबर ऑफ लोन, कितने भी लोन ले सकता है वो। इंटरेस्ट फॉर द ईयर फॉर विच इनकम इज बीइंग कंप्यूटेड शैल बी अलाउड इन द सेम ईयर एंड सच शैल बी कॉल्ड करंट पीरियड इंटरेस्ट। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया था कि जिसकी आप इनकम निकाल रहे हैं वो करंट ईयर इंटरेस्ट कहलाता है। ये नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ये आप अपने आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। एक सेक्शन जरूर आपको पढ़ाना चाहूँगा मैं, और वो सेक्शन है एज पर सेक्शन 25। देखिए, टोटल 5-6 सेक्शन है इसके अंदर। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है, 23 आपका कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू है, 24 जो है वो डिडक्शन है फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, और 25 आपके सामने है। सेक्शन 25 क्या कहता है? इफ एन एसएससी हैड टेकन ए लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर एसएससी ने लोन आउटसाइड इंडिया से लिया है, इफ एन एसएससी हैड टेकन ए लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो करेगा एसएससी, एसएससी तो इंडिया में है और जो लोन देने वाला है, जो मनी लेंडर है वो इंडिया से बाहर है। इनकम किसकी हुई आप सोच के बताइए? इनकम बाहर के आदमी की हुई या इंडियन रेजिडेंट की हुई? जो बोरोवर है इनकम किसकी हुई, बोरोवर की या मनी लेंडर की? जल्दी से जवाब भेजिए कि इनकम बोरोवर की है या मनी लेंडर की है।
मनी लेंडर की है। तो जब मनी लेंडर की इनकम है, वो बैठा है आउटसाइड इंडिया, अगर वो टैक्स नहीं देगा तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी? आप देखिए, जैसे हमारा किंग फिशर का मालिक है विजय माल्या है, वो तो इंडिया में ही रह रहा था, उसे ही गवर्नमेंट नहीं पकड़ पाई, वो समय रहते भग गया। इसके अलावा और भी बहुत सही लोग हैं जो लोन वगैरह लेके भगे हुए हैं, तो उन्हें ही नहीं पकड़ पा रही है। उनको पकड़ने में, उनको बाहर से लाने में, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए बकाया हैं, उन्हें ही बाहर से लाने में इंडियन गवर्नमेंट के पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ पर तो छोटे मोटे टैक्स की बात है, लोन ले रखा है, उसमें इंटरेस्ट जा रहा है, तो अगर बाहर का आदमी टैक्स नहीं देगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर लेगी? तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि जो बोरोवर है, जब वो बाहर के आदमी को इनकम देगा, यानी कि इंटरेस्ट देगा, तो उसे टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट के पास जमा कराना है, या आप सेटिस्फाइड कराओ गवर्नमेंट को कि जो बाहर का आदमी है उसका कोई एजेंट इंडिया में है। तो अगर क्वेश्चन में मिले कि आपने बाहर से लोन ले रखा है और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा, या जो मनी लेंडर है उसका कोई एजेंट इंडिया में नहीं है, तो क्या होगा? जिस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहे हैं, तो उस ओनर का तो एक खर्चा है, इंटरेस्ट फ्रॉम बोर्ड कैपिटल उसका तो खर्चा है, उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली जब डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसकी इनकम ज्यादा हो गई, उस इनकम से, उस एक्सपेंसेस से इसकी इनकम ज्यादा हो गई, तो गवर्नमेंट को बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स मिल गया। तो बताइए, सभी बताइए कि ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया? लॉजिक समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि बाकी इनकम टैक्स बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। अगर बिना लॉजिक समझे हर चीज रटेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। तो लॉजिक क्लियर है कि गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों बनाया है। तो एज पर सेक्शन 25, इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये केवल आउटसाइड इंडिया के लिए, अगर लोन इज टेकन फ्रॉम इंडिया और एसएससी हैज नॉट डिडक्टेड टीडीएस, इवन देन इंटरेस्ट फ्रॉम बोर्ड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्शन। बट इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, नो टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, then interest on board capital is not allowed as deduction. If loan is taken from outside India, in that case also interest is allowed, but the person making payment of interest should deduct tax at source, or the person receiving interest should have an agent in India. क्लियर हो गई बात? ये कुछ पॉइंट मैंने दिए हैं इसमें। सेकंड पॉइंट तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल ही हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर आपने लोन लेने के लिए कोई ब्रोकरेज, कमीशन वगैरह, दलाली वगैरह दी है, तो वो अलाउड नहीं है एज ए डिडक्शन। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड है, लोन लेने के लिए कोई ब्रोकरेज वगैरह दी है अलाउड नहीं है। जो ऊपर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन मिली बताई गई हैं आपको, यानी कि 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, इसके अलावा कोई और डिडक्शन किसी भी नाम से अलाउड नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट ये है, द एसएससी हैज नॉट बी अलाउड any other deduction on account of any expenses incurred in relation to such house property. Is it clear to all of you? जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? पहला पॉइंट आप देखिएगा, पहले पॉइंट में क्या चीज है। ऐसा हो सकता है कि आपने मकान को खरीदने के लिए, बनवाने के लिए 10 साल पहले कोई लोन लिया हो और टर्म तय हुई हो कि 7 साल में हम आपका लोन चुका देंगे, लेकिन 7 साल बाद बोरर की स्थिति ऐसी नहीं बनी कि वो लोन को चुका पाए। अब क्या है, पुराने लोन को चुकाने के लिए उसे नया लोन लेना पड़ रहा है, तो क्या नए लोन पर डिडक्शन मिल जाएगी? तो इसको ऊपर केस स्टडी है, मिल जाएगी, बशर्ते कि पुराना लोन आपने जो ले रखा हो वो हाउस प्रॉपर्टी के जो वजह दे रखी है मैंने, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर वगैरह, उसके लिए ले रखा हो। So where a fresh loan has been raised to repay the original loan, if the second borrowing has really been used merely to repay the original loan and this fact is proved to the satisfaction of the ITO, the interest paid on second loan would also be allowed at deduction under section 24(1)(bi). जहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दीजिए कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दीजिए मुझे। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, अब आप इलस्ट्रेशन 7 जल्दी से कीजिए, इलस्ट्रेशन 7 को कीजिए जल्दी से।
इलस्ट्रेशन सेविंग्स को कीजिए जल्दी से, टेक योर टाइम। मैं देखता हूँ किसका आंसर ठीक है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट काफ़ी रहेंगे, 5 मिनट आपको दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे कि क्या आंसर है इसका। जल्दी से कीजिए। चलिए, सभी बच्चों का हो गया हो तो मैं करा देता हूँ इसे क्वेश्चन को। एसएससी टुक ए लोन ऑफ ₹6 lakh ऑन 1 April 2016। एसएससी को ने एक लोन लिया 6 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2016 को फ्रॉम ए बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड ही ओन्स इन दिल्ली। द लोन कैरीज एन इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum. The construction is completed on 15th June 20. The entire loan is still outstanding. Compute the interest allowable for the assessment year 21-22. सबसे पहले आप ये चेक कीजिए किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल में कि क्या ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, दिख रहा है कहीं, क्या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन मेकर के द्वारा। तो मुझे तो नहीं दिखा। जब दिखा नहीं तो हम इसे लेट आउट मान लेंगे। उसका कारण क्या है, देखिए कि अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है तो एक लिमिट भी लगती है, लेकिन लेट आउट होती है तो विदाउट लिमिट करता है, क्योंकि 2 लाख रुपए की या 30,000 रुपये की लिमिट लगती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। लेकिन जैसा मुझे दिख रहा है आपने जो आंसर निकाले हैं वो 2 लाख से कम है, 1,08,000 हैं, तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप समझ पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो एज्यूम कीजिए कि क्या ये लेट आउट प्रॉपर्टी है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कैप अलग हो जाता है। लेट आउट प्रॉपर्टी में किसी भी लिमिट तक इंटरेस्ट अलाउड होता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक कैप लगता है कि इससे ऊपर इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। तो 6 लाख रुपए का लोन लिया है इसने, 6 लाख रुपए का लोन लिया है। अब कब लिया है, एक मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, 1 जून 2016, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 जून नहीं 1 अप्रैल 2016 है, 1 अप्रैल 2016 की डेट है, 1 अप्रैल 2016 की डेट है और 6 लाख रुपए का लोन ले रखा है। और क्या चीज़ें हैं जी, फ्रॉम ए बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड ही ओन्स इन दिल्ली। द लोन कैरी इंटरेस्ट 10% पर एनम। कंस्ट्रक्शन 15 जून 2020 को कंप्लीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 15 जून 2020 को, और रेट क्या है 10% पर एनम। तो जिस डेट को भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे पहले पड़ने वाली 31 मार्च तक जो होता है वो होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 पार्टों में अलाउड होता है। एक तो अलाउड होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कैपिटल 2 पार्टों में अलाउड होता है। एक तो होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और एक होता है करंट ईयर इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी अमाउंट लोन का रीपेड नहीं हुआ है तो करंट ईयर इंटरेस्ट तो सिंपल आ जाएगा। 6 लाख रुपए का लोन है, 6 लाख रुपए का लोन है और 10% से 1 साल का, यानी कि 60,000 आ गया। लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन है वो कितना आएगा, एक बार ये चेक कर लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन जो पीरियड है ये है 1 जून 2016 से 31 मार्च 2020 तक। तो आप देखिए 16 से 17 1 साल, पूरे साल बैठ रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20, यानी कि 4 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 4 साल का 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसे कोई हमने रेट वगैरह को मंथली बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2,40,000, ये आएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब जो अलाउड है तो यहाँ पे लिखेंगे अलाउएबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B क्या होगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है, जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है
वो है 2,40,000 डिवाइड बाई 5, और एक है करंट ईयर इंटरेस्ट, ये आएगा 60,000। तो 2,40,000 डिवाइड बाई 5, हाउ मच इट कम्स टू? 2,40,000 डिवाइड बाई 5, 2,40,000 डिवाइड बाई 5, 48,000, 48,000। तो मनीषा का आंसर बिल्कुल ठीक था, 1,08,000, 1,08,000। तो अगर इसके अलावा आंसर आ रहा है तो वो गलत है, ये 1,08,000 रुपये ही इसका आंसर आएगा जो इंटरेस्ट अलाउेबल है। अगर आंसर गलत भी आ रहा है तो आई थिंक आपका चेक हो जाना चाहिए, मैंने करा ही दिया है आपको। स्टिल इफ देयर इज ए प्रॉब्लम तो प्लीज टेल मी, और अगर सब कुछ ओके है तो थम्स अप अपना भेज दीजिए कि मुझे समझ में आ जाए कि आपको सबको समझ में आ गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कीजिए, फिर मैं इसे कराता हूं आपको चेक। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को कीजिए। फुल क्वेश्चन है, ये फुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी फुल है और क्वेश्चन नंबर 9 भी फुल क्वेश्चन है। जल्दी से कीजिए इसे। 10 मिनट का समय मैं आपको देता हूं दोनों क्वेश्चन को करने के लिए। 10 मिनट सफिशिएंट रहेंगे।